Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य व्यवस्था, अर्थात हम बोलते हैं पॉलिटी। जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि बात करें पुलिस प्रशासन है और जो अन्य जो प्रशासन है उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका जो कंप्लीट जो फोकस है, यानी कि जो कंप्लीट एरिया है राज्य व्यवस्था का, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, तो ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम बेसिक तौर पर। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच में, इस प्रकार अगर भारत का रफली मैप बना दें तो यहाँ बीचों बीच में आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो अपने नाम के अनुसार ही मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित है और इसके कारण इसे ब्रिटिश शासनकाल में क्या बोला जाता था, सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग भाग यहाँ पे हुआ करते थे। जैसे देखिए ये मैप में आप देख सकते हैं, जैसे देखिए मध्य भारत है, भोपाल है, विंध्य प्रदेश है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, बघेलखंड है, महाकौशल है, छत्तीसगढ़ भी इसी के अंतर्गत शामिल था, दंडकारण्य क्षेत्र है, विदर्भ है, ये सभी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत ही यहाँ पे शामिल हुआ करते थे। ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में आया तो 1947 से जो है अस्तित्व में ये था और उसके बाद इसको जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मतलब यहाँ अगर बात करें तो ये जो सभी भाग थे यहाँ पे, ये वाले, इनको अलग अलग भाग में यहाँ पे बांट दिया गया, जिसको नाम दिया गया। देखिए ग्वालियर वाला जो क्षेत्र, इधर इतना वाला जो क्षेत्र पार्ट बी के नाम से जाना गया। पार्ट सी जो कि भोपाल भी इसमें शामिल था, पार्ट सी रीवा वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद पार्ट ए आपको जो है ये वाला क्षेत्र यानी नागपुर है, और जो अन्य क्षेत्र है पार्ट ए के नाम से जाना गया। तो ये तीन पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, तीन मतलब ए बी सी, तीन पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया इनको, जो तीन पार्ट थे। और इनमें हम देखें तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं बेसिक तौर पर जब पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए कहाँ पे है, पार्ट ए ये वाला है, तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। और पार्ट जो बी है उसकी राजधानी हम देख सकते हैं, देखिए पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर थी, और पार्ट सी की राजधानी यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए रीवा थी। और इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक तौर पर। इसके बाद 29 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, 1953 को आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। और इसके अन्य जो सदस्य थे हम देख सकते हैं, डॉक्टर के एम पणिक्कर थे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। तो ये तीन सदस्यीय जो एक कमेटी बनी थी या जो है कमीशन बना था, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, या फजल अली आयोग इसको बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे जो था आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की। और यहाँ हम देखें तो 1956 की बात करते हैं, यानी कि 1 नवंबर 1956 को आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है 43 जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया गया। और इस पुनर्गठन से मध्य प्रदेश की जो सीमाएं थी उसमें व्यापक परिवर्तन किया गया। ठीक है। तो यहाँ हमको बेसिक तौर पर देखने को मिलता है मध्य प्रदेश जो है, देखिए यहाँ पे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उसमें 43 जिले थे, और साथ में जो है हम देख सकते हैं संभाग भी इसमें शामिल किया गया, परंतु वर्तमान में जो संभाग वो उनको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ जो है जैसे बुल्ढाना नाम की एक जगह थी, अमरावती, वर्धा, भंडारा, नागपुर, ये सभी जो है मुंबई राज्य में चले गए। मंदसौर की भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश का जो है भाग बनी और पहले यह राजस्थान में सम्मिलित थी। इसके अलावा राजस्थान का जो कोटा जिले है उसकी सिरोन तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ले लिया गया। विंध्य प्रदेश नामक जो पार्ट सी स्टेट है उसको मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया और संपूर्ण भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश का भाग बना दिया गया। साथ ही हम देख सकते हैं नवीन राजधानी भोपाल बना दी गई, जो कि पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, और 1972 में उसको एक जो है अन्य जो है सेपरेट जिले के रूप में भी शामिल कर लिया गया। भोपाल को सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। 1951 की जो जनगणना थी उसके आधार पर हम देखें तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी हम देख सकते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखती है, तो हम जो है इसको वर्तमान जो जनसंख्या है उसको हम यहाँ पे याद रखेंगे। साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, यानी कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे उसको उनको जो है प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा नए जिलों के गठन के लिए 1983 में जिला जो पुनर्गठन आयोग उसका गठन किया गया, जिसके अंतर्गत BR दुबे की अध्यक्षता में गठित सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 1998 में 10 जिले बनाए गए। ठीक है। इसके साथ ही 6 जिले और बनाए गए, तो ये सब मिलाकर हमारे जो है टोटल मिलाकर 61 जिले यहाँ पे हो जाते हैं। पर 2000 की बात करें, सन 2000 की, 2000 में आपको देखने को मिलेगा जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसने 16 जिले अपने साथ में ले जा लिए। तो मध्य प्रदेश में कितने बचे, मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले ही अब यहाँ पर शेष रह गए। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है फिर से यहाँ पे अलग राज्य का दर्जा वहाँ दिया गया और मध्य प्रदेश में 45 जिले यहाँ पे बचे।
फिर 2003 में 3 जिले, मतलब जो है 3 जिले यहाँ पर गठित किए गए। कौन कौन से? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। ठीक है। इसके अलावा 2008 में फिर से 2 जिले यहाँ पर गठित किए गए, जिसको हम बोल सकते हैं अलीराजपुर, और जो सिंगरौली है वो गठित किए गए। 2000 हम देख सकते 2013 में एक जिला बनाया गया और 2018 में फिर एक जिला बनाया गया जिसका नाम था निवाड़ी। तो अब वर्तमान में हमको कितने जिले देखने को मिलते हैं? 52। और 3 और अभी प्रस्तावित है, हालांकि 3 हमको अभी याद नहीं रखना, जो वर्तमान में वो देखना है। तो वर्तमान में आपको 10 संभाग देखने मिलेंगे और 52 जिले यहाँ देखने मिलेंगे, जिनको हम पहले भी पिछले जो मतलब स्लाइड्स है पिछली क्लास में उसमें हम विस्तार से यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो इनको हम ज़्यादा यहाँ पे विस्तार से देखने नहीं वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीसी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीसी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है? आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। इसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ राज्य प्रशासन के बारे में। तो जैसे कि केंद्र की बात करें तो हम जो है इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हम देख सकते हैं संसद होती है और संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 3 भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये 3 भाग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार संसद की जो है मतलब एक प्रकार से देखें संसद के समान रूप में क्या होती है? राज्य में एक होता है संसद जिसको हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल इसको बोलते हैं। तो ये भी 3 भागों से मिलकर बनती है। एक तो राज्य विधायिका होती है, राज्य कार्यपालिका होती है और एक होता है राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के तर्ज पर राज्य में होता है। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ देखेंगे। जैसे एक विधायिका होती है यानी लेजिस्लेटिव होती है, राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होता है और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? विधायिका की। विधायिका क्या होती है? जो पॉलिसी या फिर जो कानून बनाने का काम करती है उसको हम विधायिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे कानून बनाने वाले जो भी इसमें शामिल होते हैं कंप्लीट रूप से। तो यहाँ मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका गठन हम देखें तो इसका गठन जो है 1956 में किया गया था। ये आप देख भी सकते हैं 1956 में इसका गठन किया गया था। और मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम जो था इंदिरा गांधी विधानसभा भवन था, जिसके जो वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया थे। और अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 320 + 1। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन होता है, एक जो रहता है। पर जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो 230 बचे। 230 + 1 यानी कि 231 टोटल इसमें बचे। और एक सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, इसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या थी 47 सीटें और अनुसूचित जाति के जो SC वाले जो थे 35। तो ये सीटें आरक्षित थी। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें वो 29 देखने को मिलती है, राज्यसभा की 11 देखने को मिलती हैं। यहाँ देख सकते हैं, देखिए 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे आरक्षित हुआ करती है, जिसके अंतर्गत झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, अनूपपुर जिले के जो सभी विधानसभा क्षेत्र है अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है आरक्षित। मुरैना, दतिया, उज्जैन विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 2-2 स्थान यहाँ आरक्षित है,
जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे और प्रथम उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम राज्यपाल की। तो राज्यपाल आपको पता है राष्ट्रपति की तर्ज पर राज्य में यहाँ पे होता है, हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसको यहाँ पर रखा जाता है। और भारतीय संविधान में इसकी जो व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको पता होगा। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह यहाँ पे बाध्यकारी नहीं होती है, केंद्र का ही यहाँ पे पावर देखने को मिलता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे जब उसको पद से हटा सकता है, किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल कभी भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है, तो ये भी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके साथ ही पट्टाभी सीतारमैया जो थे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे तथा सुश्री सरला ग्रेवाल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनको कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्ति, ये सभी प्राप्त होते हैं। तो ये हम लिस्ट यहाँ देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे पहले जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे, फिर हरि विनायक पाटस्कर थे, फिर उसके बाद आप इनका नाम इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इन सभी का नाम यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखिए राज्यपाल की शक्ति है, तो बेसिक तौर पर हम देख लेते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ होती है उसी प्रकार राज्यपाल की भी यहाँ पर शक्तियाँ होती है, यानी कि पावर्स एंड वर्क्स ऑफ राज्यपाल, यानी राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके कार्य हम देखेंगे। तो कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे हम देखें प्रशासकीय शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति यहाँ देखने को मिलती है, न्यायिक शक्ति देख सकते हैं और विवेकाधिकार यहाँ पे शक्ति देखने को मिलती है। तो सबसे पहली अगर बात करें प्रशासकीय शक्ति, प्रशासकीय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पावर होती है, जैसे पहली बात तो होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जरूर करवाता है, परंतु जो सत्ता में यानी कि जो बहुमत प्राप्त पार्टी है उसी का प्रमुख जो लीडर है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि राज्यपाल चाहे तो किसी को भी बना सकता है। तो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसको यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति मतलब मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का काम या उसकी नियुक्ति करने का काम किसका होता है, राज्यपाल का। फिर मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति यहाँ पे की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, ठीक है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनका कुलपति होता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है राज्य का, स्टेट पीएससी, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आप देखिए जो पीएससी है यानी कि स्टेट पीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उनको जो बर्खास्त करने का या उनके हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर विधायी शक्ति देखते हैं। विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, ठीक है, या विधायिका से रिलेटेड हम देख सकते हैं। तो ये विधानसभा का जो सत्र होता है उसको बुलाने का काम करता है, उसको खत्म करने यानी सत्रावसान करने का काम करता है, उसको विघटन करने का काम करता है। तो ये सभी आर्टिकल नंबर 174 में ये प्रावधान दिया गया है जिसकी शक्ति किसको है, राज्यपाल को है। फिर उसके बाद एक और होता है अध्यादेश जारी। अध्यादेश मतलब रेजोल्यूशन जारी करने का जो रहता है वो आर्टिकल नंबर 213 में पावर दी गई है राज्यपाल को। उसके बाद विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है। तो ये 100 मतलब यहाँ 333 नंबर का जो आर्टिकल है संविधान में, इसमें दिया गया है कि राज्यपाल को पावर है कि वो जो विधानसभा है उसमें एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। फिर होती है नेक्स्ट वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है, यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पावर होती है राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की जो सिफारिश है उसके बिना यहाँ पे धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। यानी धन विधेयक जो होता है राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही यहाँ पे लाया जाता है। और राज्यपाल वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अधीन ही होती है तथा वह राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम धन की व्यवस्था करा सकता है। नेक्स्ट होती है न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक अधिकार हम देख सकते हैं। तो देखिए राज्य के जो कानून है उसका उल्लंघन करने के मामले में दी गई सजा को कम करने का अधिकार यहाँ पे राज्यपाल को होता है। राज्यपाल मृत्युदंड को जो है क्षमा नहीं कर सकता और ना ही सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड पर भी हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि ये जो पावर है राष्ट्रपति की होती है। फिर विवेकाधिकार से रिलेटेड पावर, तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर जो है राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की यहाँ पे सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ या विचाराधीन यहाँ पे भेज सकता है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है राज्यपाल से रिलेटेड शक्तियाँ। उसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसका पार्ट होता है? मुख्यमंत्री होता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो ये जो होता है मुख्यमंत्री होता है और इसी के अंतर इसको चीफ मिनिस्टर बोला जाता है। और आर्टिकल नंबर 163 के 1 के अंतर्गत क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णन की गई है। और राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या होती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। परंतु यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है तथा उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कह सकता है। और कोई व्यक्ति 6 महीने तक विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, यानी बहुमत सिद्ध करना जरूरी होता है, नहीं तो वो वहाँ से अपने पद से हट जाएगा। मुख्यमंत्री को जो है सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ये हम देख सकते हैं। और यहाँ पे इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने भी मुख्यमंत्री रहे। पहले है पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद आप देख सकते हैं जो है शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे, बीच में कमलनाथ जी बने थे यहाँ पे। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में आपको शिवराज सिंह चौहान देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री के पद पर। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है। तो 4 ऑप्शन में से 3 रहेंगे, मतलब जो व्यक्ति रह चुके हैं उनका नाम होगा और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं रहा। तो ये जो है हमारे दिमाग में यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, हाँ, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो 2 बार यहाँ पे पद पर रहे, या फिर ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनके पद पर रहते हुए राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ओनली 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरलाल पटवा के समय, फिर सुंदरलाल पटवा के समय भी लगा है, उसके बाद श्यामाचरण शुक्ल के समय यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी कि हम देख सकते हैं, देखिए संविधान में जो होते हैं 4 पिलर होते हैं, यानी संविधान की रक्षा के लिए 4 पिलर होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशरी। तो ये देख सकते हैं हम, देखिए 3 होते हैं और एक प्लस होती है प्रेस। प्रेस मतलब जो न्यूज़ वाले होते हैं, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव पॉलिसी बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है, पर एग्जीक्यूट करने से पहले सही है गलत वो चेक करने का काम जुडिशरी का होता है। फिर यहाँ पे अगर गड़बड़ है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और नहीं तो एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, अगर जनता के हित में किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो वो उसको सबको जनता तक पहुँचाने का काम प्रेस का होता है। हालांकि वर्तमान में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये 4 पिलर में से हमने देख लिए, लेजिस्लेटिव देख लिए यानी कि विधायिका देख लिए, एग्जीक्यूटिव देख लिए यानी कि कार्यपालिका देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे अब जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो होती है कानून, यानी कि हम इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर नीचे कुछ जो है मतलब अधीनस्थ जो भी कोर्ट होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भारत में एकल यानी कि इंटीग्रेटेड न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, यानी कि सभी कोर्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, सब एक साथ जो है एक ही नियम को फॉलो करते हैं। हालांकि अपने अपने कार्यक्षेत्र के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं, परंतु फिर भी ये अलग अलग होते हुए भी एकल न्यायपालिका की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जो कि न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर काम करता है, यानी कि इसको संक्रमण एरिया बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच में कड़ी का काम कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा, यानी कि हाई कोर्ट करेगा। और मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हम देख सकते हैं 1956 में देखने को मिलती है, जो कि हम देख सकते हैं जबलपुर में जो है इसकी मेन ब्रांच है। और इसकी अन्य 2 खंडपीठ हमको इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलती है, जिनकी स्थापना 1968-69 में की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हम देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को पद ग्रहण किया और उन्होंने 12 दिसंबर 1958 तक अपने पद पर कार्य किया। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं बताता, ये तो चेंज होते रहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वर्तमान में जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उभरने वाले साधारण किस्म के राजस्व, सिविल तथा दांडिक मामलों की आपसी सुलह और समझौते के लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फिर लोक अदालत भी यहाँ देखने को मिलती है। 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत 223 जनपदों में से 1580 ग्राम न्यायालयों की यहाँ पे स्थापना देखने को मिलती है। और 2009 में भारत सरकार द्वारा पारित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय भोपाल के बैरसिया में 2009 में स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब हाँ, एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे राज्य सचिवालय की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल की अगर बात करें तो मुख्य सचिव जो होता है, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, सबसे प्रधान व्यक्ति होता है जो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार
राज्य में भी जो स्टेट सेक्रेटरीट होता है उसके अंतर्गत हमको राज्य सचिव दिखता है, मुख्य सचिव यहाँ होता है राज्य के अंतर्गत, तो वो भी यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधान होता है। ठीक है, 1956 में भोपाल में इसका जो है राज्य सचिवालय का गठन किया गया था। किसका? राज्य सचिवालय का गठन 1956 में किया गया था, यानी कि नवंबर 1956 में। इसके साथ ही यहाँ पे निदेशालय होता है, मतलब किसी भी राज्य की प्रशासनिक संरचना को हम 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। इन स्तरों में प्रथम मंत्री तथा राजनीतिक प्रमुख होता है, द्वितीय सचिव प्रशासनिक होता है और तृतीय स्तर पर निदेशक होते हैं। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलता है और तृतीय स्तर को ही यहाँ पर निदेशालय कहा जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। ठीक है, और राज्य सचिवालय के पद सोपान क्रम में मुख्य सचिव टॉप लेवल पर होता है, यानी सबसे उच्च स्तर पर यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए राज्य वित्त आयोग होने की, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। आर्टिकल नंबर 243 झा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 झा को जो है एक प्रकार से राज्यपाल यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की यहाँ पे जो है मतलब इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है और स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि राज्य लेवल यानी कि नीचे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके इलेक्शन जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पे होता है। और ये जो होता है देखिए 243 यह का में उपबंध है कि नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसके साथ ही हम देखें तो नेक्स्ट हमको राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीएससी देखने को मिलता है। तो 1956 यहाँ 1956 को इसका गठन किया गया था। 1958 में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसका मुख्यालय आपको इंदौर में देखने को मिलेगा और आर्टिकल नंबर 315 के तहत ये वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में के अनुसार यहाँ पे किया गया है। और यहाँ देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो पद ग्रहण करने की जो तिथि होगी या तो 6 वर्ष होगी या तो 62 वर्ष होगी। इसके बाद हम देखें राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे यहाँ देखिए सन 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो ये 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मतलब अभी तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब भारत के अंतर्गत यानी कि उसको स्टेट का दर्जा यहाँ से स्पेशल राज्य का दर्जा देखा हटा दिया और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो। तो यहाँ देखिए सभी जगह यानी 2005 से ये संपूर्ण भारत में लागू है और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लाना है। इसके अंतर्गत मुख्य चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद हमको एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो 11 जोन में यहाँ पे बांटा गया है। पुलिस प्रशासन को कितने जोन मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? 11 जोन में यहाँ पे बांटा गया है। अब यहाँ देख सकते हैं 1956 की बात करें, ठीक है, 1956 में पूरे राज्य को 5 पुलिस रेंज में बांटा गया और ये 5 रेंज हम देख सकते हैं इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और रायपुर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में 11 जोन यानी कि आईजी, 15 रेंज जो है डीआईजी के और 52 जिले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वर्तमान में जिलों को पुनः सर्कल में बांटा जाता है तथा सर्किल विभिन्न थानों में बांटा जाता है। प्रत्येक सर्कल का प्रभार सर्किल इंस्पेक्टर का होता है जिसे सीआई या फिर हम बोल सकते हैं टीआई के नाम से जाना जाता है, थाना प्रभारी जिसे हम बोलते हैं। और राज्य पुलिस प्रशासन में सबसे ऊपर हम देखें तो हमको डीजीपी देखने को मिलता है। डीजीपी के बाद हम देख सकते हैं, ठीक है, पुलिस विशेष महानिदेशक होता है, ठीक है, उसके बाद एडीजीपी होता है अतिरिक्त वाला जो होता है, उसके बाद आईजी होता है, ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक होता है, फिर उसके बाद डीआईजी होता है, फिर नीचे एआईजी, फिर एसपी, फिर एएसपी यानी कि एएसपी, उसके बाद डीएसपी भी हम देख सकते हैं, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर सूबेदार यानी कि हम बोल सकते हैं जो इंस्पेक्टर के नीचे होता है, फिर एसआई होता है, एएसआई होता है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इस प्रकार आप देख सकते हैं। रेलवे पुलिस की भी व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि राज्य में रेलवे यात्रा को सुरक्षित करने के लिए जो रेलवे पुलिस है उसको 3 प्रमुख सेक्शन में बांटा गया, जैसे भोपाल सेक्शन, जबलपुर सेक्शन और इंदौर सेक्शन। तीनों सेक्शनों में स्थापित रेलवे जो पुलिस थाने हैं उनमें कुल संख्या हमको 21 देखने को मिलती है और
रेलवे पुलिस महानिरीक्षक रेलवे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके साथ ही हमको जो है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत संभाग प्रशासन, वर्तमान में 10 संभाग देखने को मिलते हैं। मतलब किसी भी राज्य में जो है आसानी से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के लिए मध्य प्रदेश को कुल 10 संभागों में बांटा गया है, ताकि काम को आसानी से यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। और 10 संभाग कौन कौन से हैं वो हम देख सकते हैं। सबसे अधिक जिले कौन से में है, सबसे कम जिले कौन से में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त होता है, जिसे डिविजनल कमिश्नर बोलते हैं। यानी संभागीय आयुक्त जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है एवं समन्वय स्थापित करता है। संभागीय आयुक्त जो होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है यहाँ पे। और 1829 की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कलेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए संभागीय राजस्व आयुक्त नामक एक पद को सृजित किया था। इसके बाद जिला प्रशासन की अगर बात करें, जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो जिला से मतलब होता है प्रादेशिक विभाजन से जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि भारतीय प्रशासन में कार्यरत जिले की अवधारणा की चर्चा संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बात करें 1776 की, 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। और मध्य प्रदेश में कुल जो जिले हैं वर्तमान में 52 देखने को मिलते हैं। प्रत्येक जिले का प्रशासनिक मुखिया जिला अधिकारी, या जिसे हम कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिला अधिकारी जिला स्तर पर जो है कई विभागों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का समन्वय करता है। इसके साथ ही हम देखें तो जो जिला अधिकारी, जिसे कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम भी इसको बोला जाता है। इसके बाद नीचे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे जिला मजिस्ट्रेट की जो भूमिका है, राजस्व अधिकारी की भूमिका, जिला विकास अधिकारी की भूमिका, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। जिला प्रशासन की भूमिका, जिला जो कार्यालय कलेक्टर है आईएएस जिसे होता है, उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे एक तो होता है ऑफिस और एक होता है प्रशासनिक संगठन, यानी कि अपर कलेक्टर होता है, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एडीएम होता है, अनुविभागीय दंडाधिकारी जिसे एसडीएम बोला जाता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम कोटवार, ये सभी होते हैं। और अगर बात करें इसके ऑफिस की, तो ऑफिस के नीचे कार्यालय अधीक्षक होता है, सहायक कार्यालय अधीक्षक होता है, शाखा प्रमुख होता है यानी सुपरवाइजर, और नीचे जो है कर्मचारी वर्ग होते हैं। तहसील प्रशासन यानी जिले के नीचे हम देख सकते हैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने मिलता है। तहसील प्रशासन भू राजस्व के संग्रहण, मुकदमों की सुनवाई तथा भू अभिलेखों के साधारण संधारण सहित जो जनता की आवश्यकता है उसका ध्यान यहाँ पे रखता है। तहसील प्रशासन का प्रमुख जो होता है तहसीलदार होता है। और तहसील प्रशासन के अंतर्गत नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कर्मचारी, भृत जो कार्मिक होते हैं वो सभी हमको देखने को मिलते हैं। और इसका जो विकास है 1801 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ मतलब भारत में थी, तो इसका विकास उस समय देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य राजस्व नीति का क्रियान्वयन करना था और इसके लिए तहसीलदार का पद निर्मित किया गया था। ठीक है, और तहसीलदार हमने देख लिया। अब बात करते हैं विकासखंड, ब्लॉक जिसे बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर विकास के कार्यों में तेजी लाने के लिए यहाँ पे जो विकासखंड है उनको विकासखंडों में बांटा गया था जिले से। भारत की अधिकांश आबादी अभी भी गांव में निवास करती है। विकास की धारा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है और इसलिए विकास की एक पृथक इकाई के रूप में विकासखंड निर्माण किया गया था। वर्तमान में 313 विकासखंड और 89 आदिवासी विकासखंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देखें 3 अधिकारी होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लेवल पर, विकासखंड अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमने जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखें। अब बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपका जो कंप्लीट एरिया यहाँ पे फोकस हो जाए। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के निम्न विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ मुरैना में भी है, दतिया में भी है, उज्जैन में भी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये इसमें भी देख सकते हैं, झाबुआ भी है, बड़वानी भी है, डिंडोरी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये हमको देखने को मिलता है उमा भारती। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए 12वीं विधानसभा के अंतर्गत सन 2003 में इनका जो है ये जो है मुख्यमंत्री बनी थी और इसकी जो है मुख्यमंत्री उमा भारती को बनाया गया, जिन्हें मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हम देख सकते हैं बी पट्टाभी सीतारमैया, ये पहले राज्यपाल थे, गवर्नर थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यहाँ पे और ये देखिए इनका जो कार्यकाल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और गवर्नर की पूरी सूची आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये हम सिंपल सी बात है, जब हमने राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़े हैं यहाँ पे कौन से रिलेटेड विधायी शक्ति, यानी कि हम देखें जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो पावर होती है राज्यपाल की, उसके अंतर्गत राज्य जो विधानसभा है उसको बुलाने का काम और उसको सत्रावसान करने का काम राज्यपाल का होता है। तो ये राइट आंसर आ होगा।
उसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। जैसे कि मैंने बताया था, मुख्यमंत्री की लिस्ट आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पे ध्यान में रहनी चाहिए, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं यहाँ से आंसर में। तो देखिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद यहाँ पे सुंदरलाल पटवा जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और इनका कार्यकाल 2 था, और इनके समय में हम देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन भी देखने को मिलता है। तो यदि वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो थे 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक देखने को मिलता है, और इसके बाद 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक सुंदरलाल पटवा बने। ठीक है, उसके पश्चात आप देख सकते हैं अर्जुन सिंह जो कि अगले मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा के बाद। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हम देख सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, जिनका कार्यकाल आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम देखें तो हम मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, तो ये अर्जुन सिंह जो कि हमने देखे थे, जो सुंदरलाल पटवा उसके बाद ये बने थे, तो ये सबसे कम समय के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो ये इसका राइट आंसर 3 बार है, और किस किस के समय लगाया गया वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए 1977 में, 1980 में, 1992 में 3 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरला ग्रेवाल थी, पहली महिला राज्यपाल, जिनका कार्यकाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये हम देख सकते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे यहाँ पे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो हम देख सकते हैं, देखिए ये उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे, जो कि हम देख चुके हैं पहले। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो ये हम देख सकते हैं HS कामत, ये प्रथम मुख्य सचिव थे, और मुख्य सचिव जो होता है राज्य का प्रमुख होता है स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत, उसके नीचे बाकी हम देख सकते हैं बाकी लोग होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो ये हम देख सकते हैं निर्मला बुच, ये जो है पहली महिला मुख्य सचिव थी, और ये जो थी पहली महिला IAS तथा पहली जो है महिला मुख्य सचिव बनने वाली जो है निर्मला बुच हमको देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे, तो देखिए जो है विश्वनाथ तामस्कर हम देख सकते हैं प्रथम विरोधी दल के नेता यहाँ पे। मध्य प्रदेश का सचिवालय है, मध्य प्रदेश का सचिवालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन का वास्तुकार कौन है, तो यह है चार्ल्स कोरिया, यहाँ पे भवन का वास्तुकार हमने जो देख चुके हैं पहले। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा जो है भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये काम किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती है वो किस में निहित होती है, तो ये मुख्यमंत्री में होता है। ठीक है, एक तो ये देखिए यहाँ पे नॉमिनल होता है और ये रियल होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है रियल यानी कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित होती है, तो मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है, तो ये जो है जिलाधीश मतलब जो जिले का प्रमुख होता है वो यहाँ पे इसका जो है हम देख सकते हैं। और ये देखिए जो निर्वाचन आयोग है, जो राज्य विधानमंडल के चुनाव जो है निर्वाचन आयोग यानी मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में प्रत्येक जिले में निर्वाचन व शांतिपूर्ण व्यवस्था चुनाव के लिए करवाने का प्रत्येक जिलाधीश यानी जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में ये करता है। मध्य प्रदेश में के जो जिले में है जनगणना का कार्य करवाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जो है जिलाधीश का काम होता है जनगणना का कार्य करवाने के लिए। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, आपको पता होगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उन्हें विश्वास प्राप्त है, तो ये हम देख सकते हैं। देखिए राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर है 12 नंबर का। इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है, तो ये देखिए राज्य विधानसभा में बहुमत, ये फिर से हम देख सकते हैं मंत्रिपरिषद भी तब तक नहीं हटाई जा सकती और मुख्यमंत्री भी तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसको बहुमत प्राप्त है राज्य विधानसभा का। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्न की परामर्श पर की जाती है, तो ये हम देख सकते हैं संघ की मंत्रिपरिषद और साथ में राज्य के मुख्यमंत्री है उसकी सलाह पर की जाती है, परंतु संघ की मंत्रिपरिषद यहाँ पर मुख्य है, मुख्यमंत्री की सलाह जो होती है उतनी मान्य नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद राज्य शासन का जो औपचारिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो ये राज्यपाल होता है और मुख्य रूप से अगर देखें तो वो मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो देखिए यहाँ मंत्रिमंडल की नियुक्ति बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना, सभी चीज़ें, न्यायिक अधिकार है, ठीक है, विधायी और कार्यपालिक शक्ति है, सभी शक्तियाँ यहाँ प्राप्त हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा।
मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, हमने अभी देखे थे, इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, और इसका विवरण आपको 315 में देखने को मिलता है, आर्टिकल नंबर। और यहाँ देखिए 1956 में, मतलब राज्य का जो उदय है भाषाई आधार पर, राज्य पुनर्गठन है 1956 में, तभी से यहाँ लोक सेवा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर उत्तरदायी होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो है विधि और व्यवस्था के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए, विकास के लिए, तो ये तीनों चीज़ों के लिए यहाँ पे, इन सभी के लिए यहाँ उत्तरदायी होता है कलेक्टर। इसके बाद मध्य प्रदेश में सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? तो ये देखिए, सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ठीक है। चीफ जो सेक्रेटरी होता है, वो यहाँ देख सकते हैं मुख्य या होता है, यानी कि सिविल सेवकों का सर्वोच्च रूप से यहाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? तो हम देख सकते हैं राज्यपाल, हमने एक दो बार पहले भी देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 174 के तहत मध्य प्रदेश प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सचिव, ठीक है। जिला प्रशासन में कलेक्टर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जिला प्रशासन में कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद आयुष क्या है? आयुष एक प्रकार का विभाग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, एक सरकारी विभाग है जिसके अंतर्गत देखें तो ये मध्य प्रदेश में वर्ष 2008 में केंद्र सरकार की तर्ज में होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर, जिसको बोलते हैं आयुष, ठीक है। आयुष नाम से जो है एक मतलब जो है चिकित्सा विभाग की यहाँ पे जो है अलग से इसको बनाया गया आयुष विभाग के नाम से, और ये जो है मध्य प्रदेश शासन का 52वां विभाग माना जाता है। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश की राजनीति के आधार पर आधार तत्व क्या है? राजनीति के आधार तत्व क्या है? तो देखिए भौगोलिक भी यहाँ है, क्षेत्रीय भी है, आर्थिक भी, यानी कि उपरोक्त सभी इसके आधार है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजनीति के आधार तत्वों में भौगोलिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अनुसूचित जाति, जनजाति, जातिवाद, सांप्रदायिकता एवं व्यक्तिगत, ये सभी इसके जो है भाग माने जाते हैं। तो ये तो थी हमारी मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एमपी, उसकी बोलें तो कंप्लीट रूप से। और साथ में प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन है और कुछ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कंप्लीट रूप से हमने यहाँ पे देख लिए, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हमने देख लिए। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चर्चा परिचर्चा ग्रुप है, उत्तर लेखन ग्रुप, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस का जो सिलेबस चल रहा है उसको भी आप पढ़कर अपना जो है उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है? आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।